जय हिंद। मैं विक्की कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, इंग्लिश का तो बना के हमने डाल दिया था, लेकिन बच्चों की डिमांड भी आ रही थी कि सर हिंदी में बनाई, हिंदी में बनाई। तो देखिए, आपके लिए हमने वो भी मेहनत कर ली है, वही प्रश्न हिंदी में भी लाए ताकि हिंदी के बच्चों को और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो इंग्लिश में भी हमने समझा दिया। इंग्लिश में भी समझाने के बाद अब हिंदी की बारी आ रही है, तो हिंदी में भी समझा देंगे। अब दोनों का जब ये क्वेश्चन हम सारे समझ लेंगे, फिर आपका आपका आएगा सॉल्यूशन, यानी कि आंसर की आएगी, ताकि इससे आपका जो सवाल आपके पास आ रहे थे और कुछ सवालों के जवाब आपके सामने नहीं थे, तो वो सवालों का जब जब आपके सामने आएंगे तो आपका माइंड और ओपन हो जाएगा कि ये चीजें ऐसे भी हो सकती है कि नहीं। तो घर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप पढ़ कहाँ रहे हो, विकास स्टडी पॉइंट पर, जहां पे आपके हर सवालों का जवाब दिया जाता है, पढ़ाई से संबंधित हर मुश्किल का हल किया जाता है। सो प्रॉब्लम होने लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, क्लास 11 है, इकोनॉमिक्स, कोड नंबर हमारे ये टर्म 2 का हम बात कर रहे हैं, सैंपल पर फर्स्ट है। मैक्सिमम 40 मार्क्स का और टाइम हमें 2 घंटा दिया जाएगा। चलिए अब निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश बहुत सरल है। कुल मिलाकर के 13 प्रश्न आएंगे जो विषय परक होंगे, यानी सब्जेक्टिव होंगे। इसमें से जो 8वां प्रश्न है वो 2 भागों में विभाजित है, यानी कि डिवाइडेड है। ठीक है, आगे इस प्रश्न पत्र में प्रत्येक 2 अंकों के 5 प्रश्न, यानी कि 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कितने अंकों के हैं, 2। इसके अलावा 5 प्रश्न ऐसे हैं जो 3 अंकों के हैं, और 3 प्रश्न ऐसे हैं जो 5 अंकों के हैं। तो 5 3 8, और 8 और 2 10, यानी कि 10 मार्क्स के कुल प्रश्न हो गए। और बाकी जो 8वां था वो आपका 2 भागों में विभाजित था, तो इस तरीके से वो ऐड हो गया। अब जो मैंने बोला है 5 3 8 8 2 10, तो एक तरीके से ऐसा नहीं कि मैंने टोटल बता दिया है, ये मैं एक बात लेके चल रहा हूँ कि एक एक प्रश्न अगर सबका लेते हैं तो मिलाकर के 10 प्रश्न बनते हैं तीनों खंडों के। ठीक है, तो जो 2 अंक प्रश्न वाले हैं उनको लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, और इनको 30 से 50 शब्दों में आपको देना होता है। और जो 3 अंक के हैं ये भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनका उत्तर आपको 50 से 80 शब्दों में देना होता है। और जो 5 अंक वाले हैं उनका आपको 80 से 120 शब्दों में जवाब देना है। ठीक है, तो ये था हमारा सामान्य निर्देश। जब आपके एग्जाम में है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप समझ चुके हो। अब करना क्या एग्जाम में, सिर्फ सवाल जो है उसका जवाब देना है। आगे शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमारा खंड का आ रहा है। खंड का में क्या कह रहा है, पहला प्रश्न हमारे सामने कि मान लीजिए एक फर्म है और उसका उत्पादन जो फलन है वो Q बराबर में 2L2K2 है। 2, अब बिटवीन में कुछ भी नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं डियर स्टूडेंट्स। और ये L2 का मतलब यहाँ पर L2 से नहीं, L का स्क्वायर है, और K हमारे K का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन दे रखा है फॉर्मूले के रूप में। अब आगे क्या कह रहा है वो समझते हैं। अब L की यानी कि श्रम की 5 इकाइयों और पूंजी की 2 इकाइयों के साथ फर्म द्वारा उत्पादित अधिकतम संभव उत्पादन कितना होगा, हमें ये बताना है। ये कह रहा है कि एक फर्म का उत्पादन फलन ये है। ठीक है, अब आपके पास में 5 लेबर है और 2 मशीनरी है। अब इनका इस्तेमाल करके आपको ये बताना है कि आपकी जो फर्म है वो मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकती है। कोई दिक्कत भी नहीं है। कैसे, सिंपल सा, हमें फॉर्मूले में खाली पुट करना है 2। ठीक है, ब्रैकेट ले ले ताकि मल्टीप्लाई का हम साइन लगा सकें। L का स्क्वायर है, L हमारे कितना 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, बिटवीन में मल्टीप्लाई है, फिर आता है K का स्क्वायर। K का स्क्वायर कितना 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, बराबर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 का स्क्वायर 4, और बाहर 2 लेंगे तो 25 चौके 100, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर का। बाहर कितना है 2, 2 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा हमारा 200, यानी कि 200 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी इस फंक्शन के बेस पर वो फर्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अगर L हमारा 0 हो जाए और K हमारा 10, यानी कि लेबर श्रम हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन पूंजी हमारे पास 10 है, तब कितना उत्पादन कर सकती है, तो इसी फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। ये 2 लिया, ठीक है, ब्रैकेट में L हमारा कुछ नहीं है ना तो 0 लेंगे, और मल्टीप्लाई में 10 का स्क्वायर आ जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, राइट। अब 0 को मैं किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूं, देखो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100, है ना। लेकिन 0 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, ब्रैकेट के अंदर 0, बाहर अगर 2 लिखता हूं तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी तो मेरा 0 ही आएगा ना, तो इसका आंसर 0 ही होगा। यानी कि चाहे पूंजी ले लो चाहे श्रम ले लो, दोनों में से कोई भी अगर 0 होता है तो यहाँ पर हमारा जो उत्पादन है वो 0 ही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए श्रम तो चाहिए होता है ना बच्चा।
अब यहाँ ऑप्शन भी मिलता रहता है। अगर ऊपर वाला सवाल आपको नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले सवाल का जवाब दे दो। ये क्या कह रहे हैं कि एल की शून्य इकाई यानी एल हमारा 0 है, लेबर हमारा 0 है और पूंजी हमारी 10 है। अधिकतम संभव उत्पादन का पता लगाना जब इसका उत्पादन फलन हमारा ये है, तो बहुत सिंपल है। 5L यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, या 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 5 0 से 0 प्लस 2 10 जा 20, तो इस पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस इक्वेशन के बेस पर जो हमारा उत्पादन फलन आएगा ना वो आपका 20 आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसके बेस पर हमें टी आर निकालना है, ए आर निकालना है, एम आर निकालना है। तो जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसको कोई दिक्कत नहीं, जिसने नहीं पढ़ा उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन वो भी दिक्कत हम क्लियर कर देते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। हमें ये पता है कि बिक्री हमारा सेल और कीमत जो होता है जिसको हम प्राइस कहते हैं, तो प्राइस ही हमारा ए आर होता है। जब ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने ये भी जाना था कि जो हमारा एवरेज रिवेन्यू होता है, औसत संप्राप्ति होती है, वही हमारी कीमत को भी बताती है। तो ये हमारा ए आर हो गया, तो ए आर तो हमें मिल गया। अब किसे निकालना है, टी आर और एम आर निकालना है। तो टी आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी आर निकालने का फॉर्मूला होता है ए आर मल्टीप्लाई में क्यू। क्यू मतलब क्वांटिटी। अब क्वांटिटी किसकी, क्वांटिटी ऑफ सेल कितनी है, 3 है, तो 10 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30 हो गई। 9 4 जा 36 हो गई, 8 5 जा 40 हो गई। ये क्या निकल कर आ गई, ये निकल कर आ गई हमारी टी आर। अब क्या निकलना है, अब हमें एम आर निकलना है। और एम आर निकलने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एम आर निकलने का फॉर्मूला होता है एम आर एन बराबर में टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस में 1। अब एन मान लो अगर मैं 0 लेके चलता हूँ, एन मैं 1 लेके चल रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट यूनिट, ये मेरी फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है ना। अब फर्स्ट यूनिट पे हमारा टी आर कितना है, 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे टी आर एन का मतलब हो गया कि टी आर पहली इकाई पे कितनी है, और माइनस में करेंगे टी आर एन माइनस में 1। अब एन हमारा 1 लिया था तो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0। तो यानी कि टी आर पहली इकाई पर मेरा 30 आ गया। अब टी आर में से 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा टी आर 0। अब टी आर 0 पे 0 यूनिट पर टी आर कितना है, तो 0 यूनिट तो है नहीं हमारा, तो जब 0 यूनिट ही नहीं तो टी आर भी नहीं होगा, तो वो 0 होगा। तो 30 में से 0 जाएगा तो हमारा 30 बचेगा, इसलिए पहला क्वांटिटी हमारा 30 आएगा। और सिंपल वे में निकालना है आपको, तो पिछले वाले को आगे वाले से घटाते चले जाओ। पहला उतना का उतना आ जाएगा, फिर इसको इससे घटाओगे 6 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। आया समझ, तो 30 6 और ये 4, ये मेरा एम आर हो गया, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कुल संप्राप्ति में क्या परिवर्तन होने चाहिए, मतलब टीआर में ऐसे क्या चेंजेस होने चाहिए ताकि जो मेरा सीमांत संप्राप्ति है यानी कि जो मेरा एम आर है वो सकारात्मक रहे और कांस्टेंट रहे, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो एम आर है ना वो गिर रहा है। तो जब एम आर और टी आर का रिलेशन हमने पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि जब टी आर बढ़ रहा होता है ना, या फिर क्योंकि हम एम आर की स्थिति को लेकर चल रहे हैं, तो जब एम आर यहां तक रहता है, यहां से यहां तक रहता है, तो ये पॉजिटिव रहता है। ये पॉइंट हमारा शून्य वाला है, शून्य से जैसे नीचे जाएगा नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सीमा संप्राप्ति जब तक सकारात्मक रहती है तो टी आर क्या बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, ठीक है। और इस पॉइंट पर आकर के स्थिर हो जाता है। तो जिस पॉइंट पर आकर के स्थिर हो जाता है, इस पॉइंट पर आकर के, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां से अगर इसको मिलाएंगे तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट बन जाता है, किसका, टी आर का। तो टी आर का ये अधिकतम बिंदु बन जाता है। और जैसे ये नकारात्मक होता है तो टी आर गिरना शुरू हो जाता है। तो एम आर गिर रहा है, तो एम आर कब गिरता है, जब हमारा टी आर गिरना शुरू कर जाए, यानी कि टी आर में वृद्धि होती है लेकिन घटती दर से इंक्रीमेंट होती है। तो उस सिचुएशन में जो हमारा एम आर है ना वो गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि नकारात्मक हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था, बाकी इसको और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा जब आंसर के लेके आऊंगा मैं आपको। तीसरा क्या है, क्या एसी गिरने पर एमसी बढ़ सकती है, बिल्कुल इसका जवाब है हाँ बढ़ सकती है। मैं आपको ग्राफ के जरिए बताता हूं। याद कीजिए ग्राफ हमने पढ़ा था जो इस तरीके का था, ऐसे, और एक था ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पे जो ये है ये आपका एमसी है और ये आपका एसी है। तो हम देख रहे हैं कि पहली स्थिति में देख रहे हैं कि जो हमारा ये वाला पार्ट है एमसी, ये एसी से कम है ना, इस पॉइंट पर आकर के दोनों बराबर हो जाते हैं। और जैसे ही एमसी एसी को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद एमसी में लगातार वृद्धि होती है, यानी कि इंक्रीमेंट होता है। और एसी जो होता है वो नहीं बढ़ता उतनी तेजी से, वो कम हो जाता है। यहाँ पर एसी एमसी ज्यादा है
और एसी हमारा कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तो एसी गिर रहा है ना, लेकिन एमसी फिर भी बढ़ रहा है। कारण क्या होता है? क्योंकि एमसी का मतलब होता है एक अतिरिक्त उत्पादन करने पर आने वाली लागत, है ना। मान लिया जाए कि मैंने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तब मेरा 2000 रुपये खर्चा आया, ठीक है। जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट यानी कि 101 का प्रोडक्शन किया, तो मेरी जो लागत है ना वो 2100 रुपये आ गई, यानी कि एक यूनिट पे मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो जो ये एक्स्ट्रा 100 है ना, ये मेरी क्या है? सीमांत लागत है, ठीक है। और एसी क्या होता है? तो जो एसी होता है, ये जो हमारा टीसी होता है ना, यानी कि कुल लागत का प्रति प्रति लागत होती है, यानी कुल लागत का प्रति लागत ही हमारा औसत लागत कहलाता है इंडिविजुअल लेवल पर। जैसे कि मान के चलो कुल मिलाकर के हमारा 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो टोटल लागत कितनी आई? टोटल कॉस्ट जो आई मेरी 2000 आई। 2000 मेरी क्या है? टोटल कॉस्ट है। अब हमें एसी निकालना है, तो टीसी हमारा अपन में क्यू होता है, ठीक है, क्वांटिटी हमारी जितनी उत्पादित हुई। अब 2000 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा, 2 से 2 जीरो गया, कितना आया? 20 आया। यानी कि प्रत्येक एक यूनिट का जो खर्चा है ना उसका 20 आ रहा है। और यहाँ पर एमसी कितना आया? 100 आया। जबकि जो एसी है वो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि एसी सभी जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं ना कुल इकाई को लेके चलता है, जबकि सीमांत लागत केवल एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को लेके चलता है, एक अतिरिक्त उत्पादन को लेके लगने पर आने वाले लागत को लेके चलता है, ठीक है। इस वजह से एसी गिरने के बाद भी एमसी हमारा बढ़ रहा होता है, क्योंकि एसी पर भार ज्यादा होता है और एमसी पर कम। अब कह रहा है चौथा प्रश्न, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में बड़ी संख्या में विक्रेताओं के प्रभाव की व्याख्या करना है। अरे हमें, और नीचे वाले भी सुनो, ये भी बिल्कुल सेम ही है, वही चीज है। यहाँ पे क्या है? बड़ी संख्या में विक्रेता है और यहाँ पे बड़ी संख्या में खरीदार है, यानी कि क्रेता है। अभी दोनों के मतलब को समझते हैं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब हो गया पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर हमें ये पता है कि ये ऐसा मार्केट होता है जिसके अंदर जो वस्तुएं होती है ना वो समरूप होती हैं, यानी कि रंग, रूप, आकार, भार, वजन से लगभग एक जैसी होती है। यहाँ तक कि इसके अंदर हमारा जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है प्रतिस्थापन वस्तुएं, वो वस्तुएं भी इसके अंदर निहित होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्रेता बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं और विक्रेता भी बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। तो भले ही अब बड़ी संख्या में विक्रेता सामान को बेच रहे हो, लेकिन फिर भी वो उस बाजार में किसी भी चीज के लिए प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे विक्रेता हो चाहे क्रेता, कोई भी बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार की जो कीमत है ना वो किससे निर्धारित होती है? बाजार की शक्तियों से, जिसे हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मांग एवं पूर्ति वो शक्तियां जिसके आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत का निर्धारण किया जाता है। और जो विक्रेता होते हैं वो कीमत स्वीकारक होते हैं, निर्धारक नहीं। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो बाजार है ना बहुत बड़ा है, तो केवल 150 विक्रेता उसके कीमत को प्रभावित कर ही नहीं सकते, उस बाजार को प्रभावित कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनका एक केवल अनुपातिक भाग होगा जिसे वो बेचेंगे। ठीक उसी प्रकार से 100, 50, 200 क्रेता उस बाजार को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत भाग होगा जो वो खरीदेंगे। तो उस थोड़े बहुत भाग से उस मार्केट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे अगर मैं समुद्र से एक टंकी पानी भी निकाल लूं तब भी समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक वैसे ही थोड़े कुछ क्रेताओं और कुछ विक्रेताओं की वजह से उस बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आता है आपका पांचवा प्रश्न, ये कह रहा है कि आपकी आपूर्ति की कीमत लो। आपूर्ति कीमत लो क्या? हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसे हम ईएस इंडिकेट करते हैं। ये कितना है? मेरा 2। ठीक है। जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए से गिर करके 8 रुपए प्रति यूनिट हो जाती है, यानी कि जो हमारा प्राइस फर्स्ट है वो मेरा 10 है और जो प्राइस सेकंड है वो मेरा 8 है, तो उसकी आपूर्ति की मात्रा 500 इकाइयों से गिर जाती है। अब पहले कितना था हमें ये नहीं पता, लेकिन इसने ये पता है कि इतना कम हो जाता है। ठीक है। अब जो इतना कम हो जाता है इसका मतलब ये क्या है? ये है मेरा डेल्टा एस, ये कितना? मेरा 500। अब हमें फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन में एस। एस कह लो या फिर क्यू कह लो, बहुत आसान। एस का मतलब हमारा पूर्ति से, सप्लाई से, तो घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी आपको। डेल्टा एस हमारा 500 है। अब क्योंकि ये कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव हुआ ना,
अब हमें डेल्टा पी चाहिए, तो डेल्टा पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P2 में से P1 को माइनस करना। तो जब मैं 8 में से 10 को माइनस करूंगा तो मेरा आएगा 2, वो भी माइनस का। तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई में P1 हमें गिवन है 10, लेकिन एस हमें निकालना है, शुरुआती जो हमारी पूर्ति हमें वो नहीं पता, तो एस का एस रखेंगे। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 को डिवाइड करूंगा तो जाएगा मेरा 250, ठीक है। 250 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2500 आ जाएगा, अपोन में एस आ जाएगा, और बराबर में हमारा क्या था, 2 था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहाँ 2 रखेंगे। फिर इसका मतलब क्या हो गया, इस 2 को 2500 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसे डिवीजन तो करना होगा ना। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना जाएगा, तो एस बराबर में आ जाएगा मेरा 1250। तो जब 1250 आया ना, ये मेरा S1 हो गया। अब हमें S2 चाहिए, तो S2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1250 में से कमी कितने की आई थी, 500 की, तो 500 में घटा दूंगा तो मेरा आएगा 750, यही आएगा ना। तो 750 मेरा S2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या सहसंबंध का अर्थ कार्यकरण है, जवाब है नहीं, नो। सहसंबंध का मतलब कार्यकरण नहीं होता। अभी कार्यकरण का मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, तो कार्यकरण का मतलब हो गया कारण और परिणाम। मैंने कोई कार्य किया, उस कार्य से जो प्रभाव पड़ा, तो हम ये देख रहे हैं कि उसमें जो रिलेशन है ना कारण और परिणाम का है, कि मैंने ये कार्य किया, उस कार्य की वजह से उस वस्तु पर या उस चीज पर ये प्रभाव पड़ा, तो वो कारण परिणाम हो गया, इसे ही कहते हैं हम कार्य या फिर कारण। लेकिन जो सहसंबंध है ना, सहसंबंध का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को जोड़ने का जो कार्य करता है, इनके रिलेशन का बताने का कार्य करता है। लेकिन ये कभी ये नहीं बताता कि इस कारण की वजह से ये परिणाम या ये प्रभाव पड़ा। मतलब मान के चलिए कि हमारे पास दो चर हैं, एक x है और एक y है। अब मैं ये कहता हूं कि दोनों जो कोई भी है, ठीक है। अब मान लो जो x है वो ईस्ट जा रहा है, मतलब पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अब y की चॉइस है ना यार, वो भी चाहे तो पूर्व दिशा की ओर जा सकता है या फिर पश्चिम जा सकता है, वो इस पे चॉइस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये भी उसके विपरीत जा रहा है तो x की वजह से जा रहा है, नहीं, सहसंबंध ये कभी नहीं बताता, इसलिए ये कार्य कारण नहीं है, ठीक है। बाकी इसका आंसर जब दूंगा इसको और डीपली समझाऊंगा मैं आपको। अगला देखो, अब इसकी हमें गणना करनी है, तो गणना के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। अभी टाइम हमारे पास इतना है नहीं, तो ये टेबल जो बनाऊंगा ना, तो भी जब आंसर की आएगी ना, तो आंसर की में आपको और मजा आने वाला है। अगला प्रश्न क्या करें, 7वां, सहचार्य के माप के रूप में आर को श्रेय प्रसरण के स्थान पर क्यों वरीयता दी जाती है। अब देखो, सहचार्य के माप के बारे में बात कर रहे हैं, तो सहचार्य संबंध हमारा सहसंबंध सही है। तो यहाँ पर जो आर होता है ना, वो कभी भी सह प्रसरण के बारे में नहीं बताता, इनके बीच में कुछ और संबंध होता है, कि ये बताते हैं कि ये वाला हिस्सा इस हिस्से को लेकर के जा रहा है। अभी मेरे ख्याल से जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो आप नहीं समझ पाओगे, तो मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसा कहा, इसका आंसर की लाऊंगा और वहां पे हम डिटेल में समझेंगे और आपके मन में ना एकदम अच्छे से फिक्स कर दूंगा कि निकले ही ना। 8वां प्रश्न, अब विशेष रूप से हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सामान्य निर्देश में कि 8 के 2 भाग हैं, तो 2 भाग आ गए हमारे। पहला क्या कह रहा है, विशेष रूप से अर्थशास्त्र में सूचकांक संख्या के कोई 3 उपयोग लिखिए। अब हमारे अर्थशास्त्र के अंदर सूचकांक का महत्व क्या होता है, हमें ये बताना है। तो हमें ये तो पता है ना भाई, सूचकांक क्या करता है, जितने भी हमारे पास आंकड़े होते हैं उन आंकड़े को इस्तेमाल करके एक सूचीबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है और बताता है कि पहले क्या स्थिति रही थी और अब क्या स्थिति है, उनकी तुलना करता है, करेक्ट। इसी प्रकार से अगर अर्थशास्त्र में बात करें तो अर्थशास्त्र में सूचकांक बहुत बड़ा रोल निभाता है। बाजार में, मार्केट में या किसी देश के अंदर होने वाले आयात निर्यात के उतार चढ़ाव में परिवर्तन को बताता है, ठीक है। एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, सेल क्या है, क्वांटिटी कितनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। इसके अलावा जनगणना, इन सभी चीजों का डाटा के रूप में ये बताने का कार्य करता है सूचकांक, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें भारित सूचकांक की सहायता से भारित औसत निकालना है, वेटेज एवरेज निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सॉल्व करेंगे तो ये भी निकाल लेंगे, बाकी खुद ट्राई भी करना एक बार। नवा क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि अपार्टमेंट के लिए बाजार द्वारा निर्धारित किराया आम लोगों के वहन करने के लिए बहुत अधिक है, और अगर सरकार किराए पर अपार्टमेंट मांगने वालों की मदद के लिए किराए पर नियंत्रण लगाकर आगे आती है, तो अपार्टमेंट के बाजार पर इस पर क्या असर होगा। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि मान चलिए कि एक बाजार है
और उस बाजार के अंदर अपार्टमेंट लोग खरीद रहे हैं, लेकिन उसका जो किराया ना वो इतना महंगा है कि आम लोग उसको खरीद ही नहीं सकते। तो सरकार क्या करेगी उन लोगों की मदद करने के लिए, और किस तरीके से उस नियंत्रण की वजह से अपार्टमेंट के बाजार पर फर्क पड़ेगा। तो सिंपल सा वे ये कर सकती है सरकार की, जो गरीब लोग, आम लोग उनको खरीद नहीं पा रहे हैं तो क्या करेगी, उनको सब्सिडी दे देगी, है ना। अपने तरफ से अगर सब्सिडी दे देती है तो उन लोगों को हेल्प मिल जाएगी, तो वो खरीदने लायक बन जाएंगे। या फिर सरकार अपार्टमेंट बेचने वालों पर जो टैक्स लेती थी वो टैक्स घटा दे। अगर वो टैक्स घटा दे तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसके अलावा वो ये भी कर सकती है कि यहाँ पर वो अपने अनुसार एक कीमत निर्धारण कर सकती है कि आप इस अपार्टमेंट को इस कीमत से ज्यादा पर नहीं बेच सकती। तो कहीं ना कहीं अपार्टमेंट के बाजार पर फर्क ये पड़ेगा। अगर सब्सिडी देती है तो इससे फायदा ये मिलेगा कि अपार्टमेंट का व्यापार बढ़ेगा, टैक्स कम करती है तो भी बढ़ेगा। लेकिन अगर किराया फिक्स कर देती है, ना सब्सिडी दे रही है ना ही टैक्स को कम कर रही है, तो अपार्टमेंट के बाजार पर फर्क ये पड़ेगा कि जो उसको बेचने वाले सेलर हैं उनको लॉस का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, एक तरीके से मूल्य वृद्धि प्रश्न था, आपके दिमाग पे जोर डाल के आपके दिमाग से खंगोलना चाहता था कि आप अपने अनुसार क्या जवाब दे पाते हैं इसका। 10वां क्या करें कि व्याख्या करें कि वस्तु की संतुलन कीमत और मात्रा प्रतिस्थापन की कीमत में गिरावट से कैसे प्रभावित होती है। इसे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आंसर की में। अभी से प्रश्न देख लेते हैं आज। ये निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने, दिए गए आंकड़ों से हमें मानक विचलन निकालना है। पहले आप ट्राई करना बच्चों, ठीक है, इस आंकड़ों की सहायता से मानक विचलन निकालने की कोशिश करना। अगला है कि पद विचलन विधि का हमें प्रयोग करना है, और जो नीचे आंकड़े दिए गए हैं ना उन आंकड़ों से हमें मानक विचलन निकालना है। ठीक है, सी क्या कह रहे हैं कि दो श्रृंखला की विविधताओं का गुणांक 58% और 69% है, तो उनके विचलन हमारे दिए गए हैं। अब हमें निकालना है क्या है, हमें इस विचलन की सहायता से माध्य निकालना है। कई बार हमारे सामने प्रश्न ऐसे जाते हैं कि विचलन हमें दिया होता है और माध्य निकालना होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमने कर रखा है तो यूं हो जाएगा। अब मानक विचलन यानी पूरा पूरा जो क्वेश्चन था ना मानक विचलन से ही बेस्ड था। अब इसे कुछ दोष बता देंगे दोष, मानक विचलन बहुत गंदा है, अच्छे से बात नहीं करता मेरे से, ऐसा कुछ बताएंगे। बाद में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने 2+3 के हिसाब से इसके अंक है, और ये जवाब मुझे आपसे चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि 10 रुपए के बाजार मूल्य पर एक फर्म उत्पादन की 4 इकाइयों की आपूर्ति करता है और बाजार भाव बढ़ करके 30 रुपए हो जाता है, यानी कि हमारा P1 हो गया, ये हमारा P2 हो गया। फर्म की आपूर्ति की कीमत लो, यानी कि ES हमारा 1.25 दिया गया है और 4 इकाइयों की आपूर्ति करता है, यानी कि ये हमारे S1 हो गया। तो हमें निकालना है क्या, हमें S2 निकालना है। तो S2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा S चाहिए, डेल्टा S निकालना पड़ेगा, तो निकल जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला पुट करना है खाली। इसी तरीके से BB रहेगा। अब 13वां क्या कह रहा है, आखिरी प्रश्न, ये आपका आखिरी प्रश्न है, परिवर्ती अनुपात के नियम को बताना है। तो परिवर्ती नियम अनुपात के नियम के अनुसार जैसे जैसे हम अल्पकाल में किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाते हैं तो कब बढ़ता है, तो अल्पकाल में किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो हमारी परिवर्ती कारक है, वेरिएबल फैक्टर, उसमें परिवर्तन संभव होता है, जबकि स्थिर कारक यानी कि पूंजी वो हमारी स्थिर ही रहती है। तो परिवर्ती कारकों को बढ़ा करके हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं, है ना। पहली स्थिति क्या होती है, पहली स्थिति होती है कि जो उत्पादन होता है वो बढ़ती दर से बढ़ता है, ठीक है, इट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इसे कहेंगे बढ़ती दर। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या होता है, दूसरी स्थिति के अंदर ये बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से। और तीसरी स्थिति ऐसी आती है जहां पर जो MR होता है ना वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि घटना शुरू करके नेगेटिव हो जाता है, ये हमारा ऋणात्मक हो जाता है, जिसे हम ह्रासमान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां हैं परिवर्ती अनुपात का, जिसे मैं आंसर लेके आऊंगा तो और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने केवल आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया, कुछ क्वेश्चन करवाए भी, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़े, आपको ये पता लगे कि ये इतना मुश्किल भी पेपर नहीं है, वो ये वही है जो हमारे बुक में दिया गया, उसी से पूछा गया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो बेझिझक पूछिएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।